अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो है मैं भारत जी फर्स्ट ईयर की डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं आज डिस्कस करूँगी चैप्टर नंबर 1, वो तमाम टॉपिक जो कि एग्ज़ाम्स के अतबार से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो उसको जो है वो एक एक करके डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो आज की इस वीडियो में जो है वो बायोकेमिस्ट्री की जो है डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन एंड फंडामेंटल टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो है वो पॉलीमर और मोनोमर का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है कि जिसमें हम केमिकल्स पढ़ते हैं, वो केमिकल्स जो कि लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि एक ज़िंदगी के लिए जो है वो एसेंशियल होते हैं। अगर हम अपने अंदर मौजूद ब्लड की बात करें तो ब्लड में भी जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस पाए जाते हैं। अगर हम लंग्स की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगर हम जो है वो हार्ट की बात करें तो उससे भी ऑक्सीजन की नीड होती है। अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो उसमें भी जो है वो डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं। अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो उसमें भी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन की कंपोजिशन पाई जाती है। यानी कि ओवरऑल जो है हमारी पूरी बॉडी केमिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है, सब्सटेंस एटम से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आएगी कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है कि जिसमें हम उन केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो कि लाइफ से ताल्लुक़ रखते हो, यानी कि ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो। सबसे पहले हमारे पास आती है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी अगर हम एक सेल की बात करें तो उस सेल में जो है वो 70 to 90% क्या होता है, वाटर मौजूद होता है। 70 to 90% वाटर मौजूद होता है, यानी कि अगर हम उस वाटर को रिमूव आउट कर दें तो पीछे जो सेल का थोड़ा सा मास रह जाता है, रिमेनिंग मास, वो क्या कहलाता है, ड्राई सेल कहलाता है, यानी कि ड्राई वेट ऑफ अ सेल कहलाता है। यानी कि एक सिंपल से छोटे से सेल के अंदर अगर हम देखें तो उसमें 70 से 90% क्या मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है। और अगर उस पानी को हम निकाल दें तो पीछे क्या बच जाता है, ड्राई सेल बच जाता है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है बायोमॉलिक्यूल, और इसी के अंदर, इसी सेल के अंदर कुछ जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि लॉन्ग चेन से मिलकर बने हुए होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर वाटर को अगर हम निकाल दें, पीछे जितना भी ड्राई वेट बचता है उसके अंदर कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। उन्हीं को जो है वो हम बायोलॉजी की ज़बान में क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इन बायोमॉलिक्यूल्स में 6 जो है वो हमारे पास एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये ना हो तो हमारी लाइफ मुश्किल है। इसके बाद हमारे पास आता है फंडामेंटल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। फंडामेंटल टाइप का मतलब है कि जब इन्हीं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर को मिक्स कर दें तो इसके नतीजे में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं। इसमें से 5 मॉलिक्यूल हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड एंड पांचवा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अच्छा, इनकी अगर हमारे पास छोटा सा टेबल दिया हुआ है, हम इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है उसका मोनोमर हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड कहलाता है।
और इसकी जो पूरी लिंकेज बनती है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ये भी आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको पर्टिकुलरली एक एक मॉलिक्यूल को डिस्कस करूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी कि किसको हम जो है वो मोनोमर पॉलीमर कहते हैं और किसको हम लिंकेज बोलते हैं। अब इसे आप लोग गो थ्रू कर लें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रोटीन का जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है और इसकी चेन को हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। लिपिड की हमारे पास 3 तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, फैट्स एंड ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पेनॉइड्स। एंड इसकी जो है वो 3 तरह के मोनोमर्स होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कोलाइन एंड आइसोफेरोनाइट यूनिट्स। इसके अलावा इनकी लिंकेज का नाम होता है ईस्टर लिंकेज, ईस्टर्न एंड सीसी लिंकेज एंड सीसी लिंकेज। देन हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आते हैं। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका जो यूनिट होता है और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का यूनिट होता है। इसकी लिंकेज को हम बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। दोनों की लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। देन हमारे पास कुछ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल पाए जाते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेज होती हैं। देन हमारे पास आता है एक बैक्टीरियल सेल में और एक मेमेलियन सेल में जो है वो इन तमाम तर एसेंशियल मॉलिक्यूल की क्या क्या कंपोजिशन होती है। अगर हम वाटर की देखें तो दोनों में 70% होता है। प्रोटीन देखें तो बैक्टीरियल सेल में 15% होता है और मेमालियन सेल में 18% होता है। कार्बोहाइड्रेट देखें तो बैक्टीरियल सेल में 3% एंड मेमालियन सेल में 4%। लिपिड में देखें तो 2% एंड मेमालियन सेल में 3%। डीएनए देखें तो बैक्टीरिया सेल में 1% होता है और हमें 0.25% होता है। आरएनए देखें तो बैक्टीरियल सेल में 6% होता है जबकि हमें सिर्फ 1.1% होता है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें तो बैक्टीरियल सेल में 2 होते हैं और मेमालियन सेल में भी 2 ही होते हैं। इनऑर्गेनिक आयन में बैक्टीरियल सेल में भी 1 होते हैं और हमें भी 1 ही होते हैं। देन हमारे पास आता है सिंथेसाइज एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर। जी हाँ, ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे हम समझेंगे कि हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। अगर हम यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो मैक्रोमोलिक्यूल एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होता है जो कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब इसको बनाने के लिए छोटे छोटे से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स बोलते हैं और इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मोनोमर्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक पॉलीमर है और उसका मोनोमर कौन है, ग्लूकोज है। यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो एक कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज जो कि मोनोमर्स हैं, सब मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो पॉलीमर बनाएंगे और उसका पॉलीमर कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को जो है वह हम एक और चीज़ में देखते हैं कि इसकी मेकिंग कैसे होती है। मेकिंग ऐसे होती है, हमारे पास बहुत सारे मोनोमर आपस में कैसे मिलते हैं कि वो अपने आपस की जो है वो हाइड्रोजन आयन को और OH आयन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि वो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और कंडेंसेशन के प्रोसेस से मिलते हैं। अगर वो एक मॉलिक्यूल अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाल दे और दूसरा मॉलिक्यूल अपने अंदर से OH आयन निकाल दे तो बदले में वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। और अगर इसी मोनोमर्स को जो है वो आपस से टूटना हो, यानी कि एक बहुत बड़ी चेन को जो है वो पॉलीमर को मोनोमर में टूटना हो तो वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, यानी कि वाटर आके उनसे जुड़ जाएगा वापस और वो मॉलिक्यूल आपस में से टूट जाएंगे, अपने बॉन्ड को तोड़ देंगे। ये 2 प्रोसेस होते हैं हमारे पास। एक होता है कंडेंसेशन जिससे जो है वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस जिससे मॉलिक्यूल्स आपस से अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस समझ में आया होगा। अगर इसके हवाले से कोई भी आप लोगों के पास सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी और इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक जो है वो
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज के तमाम टॉपिक समझ में आएंगे। फिर भी अगर कोई क्यूरी होती है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।